हेलो एवरीबॉडी, ये है सीबीएसई साइंस क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 9। और इस पार्ट में हम स्टडी करने वाले हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। एक्सट्रैक्टिंग मतलब मेटल्स का उनके ओर से निष्कर्षण करना, मेटल को उनके ओर से अलग करना। क्योंकि हमने इससे पहले के वीडियो में आपको कुछ ओर्स के बारे में बताया था। ये टेबल हमने बताई थी, जो यहाँ पे भी मैंने आपके लिए इसको बनाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई तरह की मेटल्स, उनके मिनरल और का नाम और उनका फॉर्मूला लिखा गया है। जैसे हमारी गोल्ड है, तो गोल्ड तो नेटिव फॉर्म में हो पाई जाती है नेचर के अंदर, मिट्टी में, है ना। तो ये तो सिंपल गोल्ड के रूप में ही होती है, एलिमेंटल फॉर्म में। देन सिल्वर है, सिल्वर अर्जेंटाइट के रूप में होती है ना, इन गैलेना Ag2S के रूप में। देन कॉपर होती है हमारी तांबा, मेलेकाइट, एज्यूराइट, कैल्कोपाइराइट, है ना। इस तरह से इनके फॉर्मूले होते हैं। तो आप इन जो कॉपर के ऑर्स होते हैं या किसी भी और मेटल के और होते हैं, आप इनको ज़रूर याद कर लें। मरकरी का हमारे सीने बार है ना, आयरन हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पायराइट, टिन, कैसेटिराइट, है ना। और लेड, लेड का हमारे गैलेना होता है। तो आप इनको थोड़ा अच्छे से लर्न कर लें, याद कर लें एक बार, क्योंकि आपसे किसी भी और के बारे में पूछा जा सकता है कि आप लेड का और आपको दिया जा रहा है, तो आप इसको किस विधि से आप इसको एक्सट्रैक्ट कर पाओगे इसके ओर से। तो यदि आपको इसके ओर का नाम पता है, उसका फॉर्मूला पता है, तो आप इसको बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर पाओगे कि हम इसे इसके जो सल्फाइड ओर है इससे कैसे अलग कर सकते हैं, है ना। पहले हमने एनरिचमेंट ऑफ ओर पढ़ा था, तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो सल्फाइड ओर होते हैं उनको हम फ्लोटेशन की मदद से उसका एनरिचमेंट या कंसंट्रेशन कर सकते हैं। तो ऐसे आप यदि इनके फार्मूले याद रखेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा एक्सट्रैक्शन को लिखना, है ना। तो एक एडिशनल नॉलेज आपके लिए था। और इसी के साथ इस वीडियो में मैं आपको रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, जो प्रोसेस अभी हम पढ़ने वाले हैं, उनको याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं। तो आप बने रहिए और अब शुरू करते हैं हम। मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। तो जो मेटल्स हमारी एक्टिविटी सीरीज में बिल्कुल नीचे की तरफ होती हैं, वे कैसी होती हैं? वे थोड़ी अनरिएक्टिव होती हैं, मतलब दे आर लेस रिएक्टिव। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाई हीटिंग एलोन। और इन मेटल्स की ऑक्साइड्स को हम यदि सिर्फ गर्म करते हैं तो हम उसकी ऑक्सीजन को उससे हटा सकते हैं। ठीक है, हमारी मेटल है वो ऑक्सीजन के रूप में है। जैसे यहाँ पर हमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड दे रखी है, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम गर्म कर रहे हैं सिंपली, तो ये मर्करी और ऑक्सीजन में अलग हो जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो ऑक्साइड्स होती हैं उनको हमें एक्सट्रैक्ट करना बहुत सिंपल होता है, उनसे मेटल निकालना सिंपल होता है। फॉर एग्जाम्पल सिनेबार Ag2S, सिनेबार, है ना। इसमें लिखा हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में भी कि मरकरी का जो और होता है उसका नाम क्या है? सिनेबार। तो आप इसको जरूर याद रखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज एन और ऑफ द मरकरी। तो सिनेबार हमारा मरकरी का एक और है। व्हेन इट इज़ हीटेड इन एयर, जब इसको वायु में गर्म किया जाता है, इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो यह पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस टू मर्करी ऑन फर्दर हीटिंग। और मर्क्यूरिक ऑक्साइड को आप और ज़्यादा यदि गर्म करते हैं तो वह वापस मरकरी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मरकरी का एक्सट्रैक्शन कर पाएंगे उसके सल्फाइड के ओर से। लेकिन इससे पहले हमने पढ़ा था एनरिचमेंट, है ना। तो हमें जब हम खदान में से इसको खोद के लाएंगे तो पहले एनरिचमेंट करेंगे, तो वहाँ पर हम वॉशिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम फ्लोटेशन की मदद से इसको एनरिच कर पाएंगे। फिर उसके बाद हम इसको हीट करेंगे, है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये हमारा हो जाएगा HgO। मर्क्यूरिक ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। जब फिर H2O को हम और ज़्यादा गर्म करेंगे तो वह मरकरी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि HgO का रिडक्शन हो जाएगा। तो ये जो हमारा पार्ट है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई तरह के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखें, और यदि एक बार समझ में नहीं आता है तो इसको 2 बार 3 बार 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 इसको देखें। सिमिलरली कॉपर विच इज़ फाउंड एज कॉपर सल्फाइड इन नेचर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। तो वहीं हमारा कॉपर का एक और होता है कॉपर सल्फाइड, है ना। वैसे तो हम इसको बोलते हैं, लेकिन और का जो कॉमन नेम होता है उसे हम बोलते हैं चेल्कोसाइट। ये मैंने इधर लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं चेल्कोसाइट, कॉपर का और, है ना। इसके अलावा और भी और हैं जो हमने उधर टेबल में भी देखे हैं कॉपर के। तो ये हमारा एक सल्फाइड और है कॉपर का, जो कि
इसको भी हम गर्म करके आसानी से इससे कॉपर को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉपर सल्फाइड है, इसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया तो ये कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। SO2 गैस यहाँ पर हमारी रिलीज हो गई। साथ में कॉपर ऑक्साइड प्लस कॉपर सल्फाइड की रिएक्शन दोबारा होने पर, है ना, उसी मिक्सचर में हमारे कॉपर सल्फाइड भी है और कॉपर ऑक्साइड भी है, दोनों की रिएक्शन दोबारा हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर कॉपर हमें प्राप्त होगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हम कॉपर सल्फाइड और मर्क्यूरस सल्फाइड या सिनेबार का और चेल्कोसाइट का यहाँ पर एक्सट्रैक्शन आसानी से कर पाएंगे, जो कि हमारे वेरी लो रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो आप इनको ध्यान रखें। यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि हाउ विल यू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर ओर्स। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, है ना। मिडिल में हमारे सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, तो उन मेटल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनका निष्कर्षण उनके ओर से कैसे करते हैं। द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, ना एल्यूमिनियम वगैरह भी इसमें होते हैं, आर मॉडरेटली रिएक्टिव, ये थोड़े मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं अपेक्षाकृत। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स इन नेचर, और ये हमें नेचर में, प्रकृति में सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में मिलते हैं। इनके जो और होते हैं वे जनरली सल्फाइड होते हैं या कार्बोनेट होते हैं। इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, और हमने ऊपर जैसे भी देखा है कि यदि हमारे पास ऑक्साइड है, उस मेटल की ऑक्साइड है, तो हम उससे मेटल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं सिंपल रिडक्शन करवा के या उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करके, एज कम्पेयर टू इट सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स। तो सल्फाइड और कार्बोनेट को अलग करना ऑक्सीजन से ज़्यादा कठिन होता है ना। और यदि हमारे पास उस मेटल की ऑक्साइड है, वह ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम उसको ज़्यादा आसानी से अलग कर सकते हैं या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर प्रायर टू द रिडक्शन द मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। तो रिडक्शन करने से पहले हम मेटल सल्फाइड को और कार्बोनेट्स को पहले मेटल ऑक्साइड में बदल देते हैं। और आप देख पा रहे होंगे मैंने इन लाइंस को यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर में, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले एग्जाम में भी, और आपके एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये होता है कि वाई द सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, है ना। क्योंकि जो हमारे सल्फाइड और कार्बोनेट और होते हैं मेटल्स के, जो कि हमारी एक्टिविटी सीरीज के मिडिल में होते हैं, तो इनके सल्फाइड और कार्बोनेट को पहले हम ऑक्साइड में बदलते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि हम इनको ऑक्साइड में क्यों बदलते हैं ना। तो ऑक्साइड में इसीलिए बदलते हैं क्योंकि मेटल को उसके ऑक्साइड से अलग करना सिंपल होता है इन कंपैरिजन टू देयर सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। The sulfide ores are converted into oxides by heating strongly in the presence of air। तो हमारे जो दो प्रकार के ओर्स होते हैं, सल्फाइड ओर और कार्बोनेट्स ओर, इनमें से जो सल्फाइड ओर हैं हमें इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। हम इनको बहुत एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनको बहुत अधिक गर्म करते हैं, तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग। तो यहाँ पर एक और हमारे क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज रोस्टिंग। द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। और वहीं पे हमारे जो दूसरे कार्बोनेट और होते हैं ना, ऐसे ओर्स जिनमें कार्बोनेट CO3 जुड़ा होता है, उनको हम ऑक्साइड में बदलते हैं, लेकिन उनको भी हम ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कराते हैं, उनको हम गर्म करते हैं स्ट्रांगली, लेकिन इन द लिमिटेड एयर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं उपस्थित होती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म हमारे आ जाते हैं, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, टेस्ट वगैरह में भी आपसे पूछे जाते रहेंगे। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। रोस्टिंग जो होता है वह हमारा सल्फाइड के ओर्स के लिए होता है, और कैल्सिनेशन हमारा कार्बोनेट के ओर्स के लिए होता है ना। तो सबसे पहले तो आपको इसमें यही याद रखना है कि C4 कैल्सिनेशन, है ना, और C4 कार्बोनेट, ठीक है, C4 कैल्सिनेशन एंड C4 कार्बोनेट। तो यदि हमारा कार्बोनेट और है तो हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे। यदि हमें एक याद हो जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि जो हमारा रोस्टिंग है
उसमें हमारे सल्फ़र आएगा। ठीक है, कैल्सिनेशन में हमारे कार्बोनेट के ओर आते हैं और रोस्टिंग में हमारे सल्फाइड के ओर आते हैं। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वह क्या है कि रोस्टिंग में तो हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं, है ना, बाई हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। यदि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं हमारे सल्फाइड ओर को तो उसे हम रोस्टिंग कहते हैं। लेकिन यदि वहीं हम लिमिटेड एयर लेते हैं या ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं लेते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम यदि हीट करते हैं ओर को तो हम उसे कैल्सिनेशन कहते हैं। तो इसमें भी बच्चे डिफरेंस लिखने में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ आगे कैसे याद रखनी है ये भी मैं बताने वाला हूँ। The chemical reaction that takes place during roasting and calcination of zinc ore can be shown as follows। तो पहले हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास जिंक के दोनों तरह के ओर है, एक सल्फाइड ओर है और एक कार्बोनेट ओर है। और सल्फाइड ओर को हम क्या करेंगे आपको पता है, हम इसकी रोस्टिंग करेंगे। और रोस्टिंग क्या होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीट करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में जिंक सल्फाइड को, जो कि हमारा एक सल्फाइड ओर है जिंक का, इसको हमने गरम किया तो हमें मिल गया जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास दूसरा जो और है वह है कार्बोनेट और या जिंक कार्बोनेट, है ना। और जिंक कार्बोनेट जिसमें कार्बोनेट होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, सी फॉर कैल्सिनेशन। और क्या कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन यूज करते हैं, नो। तो इसको सिर्फ हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। तो हमें क्या मिल जाता है, जिंक ऑक्साइड और CO2 यहाँ पर मिल जाता है। तो जो गैसें बनेंगी, है ना, दो गैसें बनेंगी हमारे रोस्टिंग में, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी और कैल्सिनेशन में CO2 गैस बनेगी। तो जिसमें सल्फर है उसमें तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी और जिसमें CO3 है उसमें CO2 गैस बनेगी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि रोस्टिंग में कौन सी गैस बनेगी और कैल्सिनेशन में कौन सी गैस बनेगी। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि किस में ऑक्सीजन का यूज होता है और किस में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है ना। तो ये आप कैसे याद रखना है, तो आप सिंपली इसको समझ सकते हैं कि हमें दो गैसें तो बनानी है ना। रोस्टिंग में हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनानी है, तो क्या यहाँ पर जिंक सल्फाइड में ऑक्सीजन है, जिंक सल्फाइड में तो सिर्फ एस है, ऑक्सीजन नहीं है। इसलिए हमें इसको क्या देनी पड़ेगी, एक ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिंक सल्फाइड जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तभी वह जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बना पाएगा। तो रोस्टिंग वाला जो प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन देना ज़रूरी होता है। तो इस ट्रिक से हम यहाँ पर इस चीज़ को याद कर सकते हैं कि सल्फाइड और जो होते हैं उनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही गर्म किया जाता है, जिसे हम रोस्टिंग कहते हैं। साथ ही यहाँ पर कार्बोनेट दिया गया है और कार्बोनेट में आप देख सकते हैं CO3 है ना। पहले से ऑक्सीजन इसमें एडेड है, इसलिए इसको ऑक्सीजन की और अधिक आवश्यकता नहीं है देने की। इसलिए हम कैल्सिनेशन में हीट तो करते हैं लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंस नहीं होती है। और हमें इसी CO3 कार्बोनेट आयन से ही हमें CO2 और ZNO मिल जाते हैं। तो आप अच्छी तरह से यहाँ पर लर्न कर पाए होंगे आई थिंक रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस है और कैसे उनको याद रखना है। आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ कि जिसमें ऑक्सीजन है उसमें ऑक्सीजन नहीं देनी है। गर्म तो दोनों में करना है, गैसें दोनों में बनानी है ना। लेकिन ऑक्सीजन किस में नहीं देनी है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसमें ऑक्सीजन नहीं देनी है। तो इस लाइन को आप याद रखेंगे तो आपको अच्छे से ये चीज़ें याद रह पाएंगी। वरना मैंने देखा है कई बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और उल्टा पुल्टा कर देते हैं। रोस्टिंग में कैल्सिनेशन उसमें लगा देते हैं और कैल्सिनेशन में रोस्टिंग का फार्मूला लगा देते हैं। तो आप इस चीज़ से बचे रहें। देन the metal oxides are then reduced to the corresponding metals by using suitable reducing agents such as carbon। तो हमने ऑक्साइड में तो बदल लिया, मेटल और को हमने किस में बदल लिया, ऑक्साइड में बदल लिया बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। लेकिन इसके बाद हमें इस ऑक्सीजन को भी हटाना है ना। ये जिंक ऑक्साइड तो आ गई हमारे पास, लेकिन अब इस ऑक्सीजन को हटाना है। तो ऑक्सीजन के हटाने को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर यदि आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि रिडक्शन यानी कि ऑक्सीजन को हटाना, और वह जो प्रोसेस हम नेक्स्ट करने वाले हैं उसे रिडक्शन क्यों कहते हैं, या हमें इस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने की आवश्यकता क्यों है।
तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम कुछ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लेते हैं, जैसे कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन आसानी से जुड़ जाती है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और CO2 बन जाती है। फॉर एग्जांपल व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन इट इज रिड्यूस्ड टू मेटालिक जिंक। तो यहाँ पर दिया गया है कि जिंक ऑक्साइड को यदि कार्बन की प्रेजेंस में हम हीट करते हैं तो वह जिंक और कॉपर मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से हम यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं हमारा मेटल, है ना, और उसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर लेते हैं। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हम इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़े हैं, फर्स्ट चैप्टर में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा है। Obtaining metals from their compounds is also a reduction process। तो मेटल्स को उनके कंपाउंड से या उनके ऑक्साइड से अलग करना भी क्या है, एक तरह का रिडक्शन प्रोसेस ही है। Besides using carbon coke to reduce metal oxide to metals, sometimes displacement reactions can also be used। तो कार्बन को यूज करते हैं हम मेटल ऑक्साइड को मेटल्स में बदलने के लिए, है ना। कभी कभी हम इसके अलावा कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का भी यूज यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे कि द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम etc आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, है ना। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो हमने यहाँ पर कार्बन का यूज कर लिया, है ना, जो कि एक नॉन मेटल है। इसके अलावा हम कुछ ज़्यादा हाई रिएक्टिव मेटल्स का यूज करके भी रिडक्शन करवा सकते हैं, है ना, रिडक्शन यूजिंग हाई रिएक्टिव मेटल। तो जो हमारे हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका यूज हम कैसे करते हैं उसको हम नीचे देख लेते हैं। बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स, है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे लो रिएक्टिविटी के एलिमेंट्स होते हैं उनको वे डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा है, नीचे हम रिएक्शन देख लेते हैं, लिखी हुई है मैग्नीज डाइऑक्साइड, यहाँ पर MnO2 है ना। एल्यूमिनियम के साथ यदि इसकी रिएक्शन करवाते हैं, हमारे पास जो और है ऑक्साइड के फॉर्म में वह मैग्नीज का है ना। अब हमें ऑक्सीजन को अलग करना है तो हम ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एल्यूमिनियम से इसकी रिएक्शन करवा देंगे। तो एल्यूमिनियम चूँकि ज़्यादा रिएक्टिव है वह मैग्नीज को उसके ऑक्साइड से अलग कर देगा, ऑक्सीजन से अलग कर देगा और हमें मिल जाएगी मैग्नीज, और ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगी, एल्यूमिनियम से। तो यहाँ पर Al2O3 जिसे एलुमिना भी कहते हैं वह हमें प्राप्त होता है और साथ में बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर हीट भी रिलीज होती है, इसलिए यह एक एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन भी है। और ये जो रिएक्शन है इसे हम थर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, जो कि हम नीचे वाले सेक्शन में अभी पढ़ने वाले हैं। तो ये भी एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप किस तरह से हाई रिएक्टिव मेटल्स को यूज करके लो रिएक्टिव मेटल को उनके ऑक्साइड से रिड्यूस करवा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, है ना। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ मैग्नीज डाइऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन होती है तो मैग्नीज डाइऑक्साइड मैग्नीज में हमारे डिस्प्लेस हो जाता है। और देखिए लिक्विड फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। लिक्विड फॉर्म में क्यों प्राप्त होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड हमने यहाँ सॉलिड लिया था, इधर देख सकते हैं आप, एल्यूमिनियम में सॉलिड लिया था, लेकिन इनकी रिएक्शन इतनी हाईली एक्सोथर्मिक होती है कि जो मेटल है वह लिक्विड स्टेट में प्राप्त होती है। कैन यू आइडेंटिफाई द सबस्टेंसेस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। तो क्या आप यहाँ पर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस सबस्टेंसेस को बता सकते हैं। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड का तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ और वह कन्वर्ट हो गया मैग्नीज में, और एल्यूमिनियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ और वह कन्वर्ट हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। तो ये तो हमसे फर्स्ट चैप्टर में काफ़ी पूछा गया था, तो हमें ये अच्छे से आता है। देन दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है हमारी मेटल एलर्जी वाली प्रोसेस में, ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट। और इन रिएक्शन में जो हीट प्रोड्यूस होती है वह इतनी ज़्यादा होती है, इतनी अधिक होती है कि मेटल्स हमें उनकी मोल्टन स्टेट में या लिक्विड स्टेट में प्राप्त होते हैं, जैसे कि यहाँ मैग्नीज हमें प्राप्त हो रहा है। इन फैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड को बोलते हैं Fe2O3 with aluminium is used to join railway tracks और cracked machine parts। तो
आयरन थर्ड ऑक्साइड जो होती है इसकी रिएक्शन हम एल्यूमिनियम के साथ करवाते हैं। ठीक इसी तरह से वहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड की जगह हम क्या लिख देंगे, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 लिख देंगे। हमारा एल्यूमिनियम आयरन से भी अधिक रिएक्टिव है और मैग्नीज से भी अधिक रिएक्टिव है, इसलिए वह दोनों रिएक्शन में काम आ सकता है। तो आयरन की रिएक्शन, आयरन थर्ड ऑक्साइड की रिएक्शन हम एल्यूमिनियम से करवाते हैं, किसको जोड़ने के लिए, रेलवे ट्रैक्स में जो क्रैक आ जाते हैं, कहीं कहीं रेल की पटरी हमारी उसमें क्रैक आ जाता है, टूट जाती है, उसमें दूरी आ जाती है 2 ट्रैक्स में, तो हम उनको क्या करते हैं, ज्वाइन करने के लिए इस रिएक्शन का यूज करते हैं। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी मशीन पार्ट्स होती हैं जिनमें हम वेल्डिंग नहीं कर सकते, है ना, वेल्डिंग करने का कोई ज़्यादा सेंस नहीं होता है, वो इतनी ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती है बड़ी बड़ी हैवी मशीनरीज में, तो उनमें हम अंदर उनके जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं उनमें आयरन को भरने के लिए लिक्विड फॉर्म में इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। और ये भी आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया गया है, थर्मिट प्रोसेस फॉर जॉइनिंग रेलवे ट्रैक्स, है ना। इसमें ये एक हमारे रिएक्शन प्रोसेस होता है ना, और एक मोल्ड होता है, इसमें ऊपर आयरन थर्ड ऑक्साइड को भर देते हैं, साथ में एल्यूमिनियम के पाउडर को भी भर देते हैं, दोनों में रिएक्शन होती है, और जो पिघला हुआ लोहा होता है वह नीचे आयरन में जो क्रैक्स आ जाती है पटरी में, लोहे की पटरी में, उसके अंदर वह फिल हो जाता है, इस तरह से हमारी टूटी हुई पटरी जुड़ जाती है। तो आप इसको यहाँ पर अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये रिएक्शन कैसे होती है और इसका हमें क्या फ़ायदा है। तो हमें यहाँ पर इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं, है ना, जैसे कि रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन क्या है, हम रिडक्शन कराने से पहले ऑक्साइड में क्यों बदलते हैं किसी भी मेटल ओर को, इस तरह के क्वेश्चन, और ये थर्मिट रिएक्शन क्या होती है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें हमारे बनते हैं, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखें और समझें। ओके, थैंक यू।